हेलो नमस्कार दोस्तों, MNV स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी है, 2-3 दिन से अपडेट मिल रही है कि आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला था, तो सरप्राइज आ चुका है। हमने राज्य दर्शन शुरू कर दिया है। जल्द ही आपको जिला दर्शन की क्लास भी मिल जाएगी। तो राज्य दर्शन में हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं? पहले हम नॉर्थ इंडिया पढ़ेंगे, फिर नॉर्थ इंडिया से फिर इस प्रकार से जैसा मानचित्र होता है, पहले हम पढ़ने वाले थे जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी हैं, तो उनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इस प्रकार से पढ़ते जाएंगे सीक्वेंस वाइज। पहले हम जो सीमावर्ती राज्य हैं उनको पढ़ेंगे, फिर मध्य में है वो राज्य, और फिर यूनियन टेरिटरी। तो पहले हम आज पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में पहले हम इसकी बेसिक सामान्य जानकारी लेंगे, इसकी राजनीतिक बातें जानकारी लेंगे, इसका इतिहास मैं आपको बताऊंगा, इसका भूगोल, कला, संस्कृति और पर्यटन, और फिर इसका करंट, जो हम पूरा करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो देखिए, पहले हम आज पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का अर्थ यानी कि शाब्दिक अर्थ निकलता है कि ये क्या है? बर्फ के टीलों का प्रांत, यानी कि बर्फीले टीलों का प्रांत है, या फिर इसे देवताओं का, या क्या कहते हैं, इसे देवताओं का प्रदेश भी कहा जाता है। किसका? देवताओं का प्रदेश भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि इसको राज्य का दर्जा कब मिला था? तो राज्य का दर्जा मिला इसे 26 जनवरी का मिला। 26 जनवरी 1971 को क्या मिला था इसे? राज्य का दर्जा मिला था किसे? हिमाचल प्रदेश को 26 जनवरी 1971 को। इससे पहले ये क्या था? एक यूनियन टेरिटरी थी। क्या थी? यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश था। तो अब देखो, इसकी बातें जानकारी ले लेते हैं। सामान्य जानकारी में सबसे पहले इसकी राजधानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है शिमला, इसकी राजधानी है। इसकी फिर बात कर लेते हैं, इसकी एक द्वितीयक राजधानी भी है। क्या है? द्वितीयक राजधानी। इसकी द्वितीयक राजधानी है धर्मशाला। क्या है? धर्मशाला। शिमला से याद रखना, हमारे भारत का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो शिमला में ही है। धर्मशाला से, यानी कि जब चीन के द्वारा दलाई लामा को प्रताड़ित किया गया था, तो उन्होंने अपना अस्थायी निवास इस धर्मशाला में ही बनाया था। किसने? दलाई लामा ने, तिब्बत से आए थे। मुख्यमंत्री कौन है इसके? तो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर किस दल के हैं? तो वो है बीजेपी के हैं। किसके हैं? बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है? बंडारू। यहाँ के राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ का जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय कहाँ है? तो उच्च न्यायालय कहाँ है? तो वो है शिमला में ही है। कहाँ है? उच्च न्यायालय शिमला में है। इस उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? तो वो है एल स्वामी यहाँ के जो स्वामी नारायण, यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? एल स्वामी नारायण है। विधानसभा सीट कितनी है? तो यहाँ विधानसभा सीट है 68। कितनी है? विधानसभा सीट 68 है। जो लास्ट चुनाव हुए थे 2017 के, कौन से? 2017 के जो चुनाव हुए थे उसमें से जो 44 सीटें वो तो जीती थी बीजेपी ने। किसने जीती? बीजेपी ने। प्लस 21 सीटें जीती थी, वो किसने जीती थी? कांग्रेस ने जीती। और 3 सीट किसकी थी? वो थी अन्य की। इसके साथ बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, और जयराम ठाकुर क्या यहाँ बीजेपी के क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। लोकसभा सीट कितनी है? तो लोकसभा सीट है यहाँ 4 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट कितनी है? तो राज्यसभा सीट यहाँ 3 है। प्रथम मुख्यमंत्री की किसकी बात करते हैं? यहाँ प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो वो थे यशवंत सिंह। मैं आपको बता दूं, यशवंत सिंह जब ये यूनियन टेरिटरी थी, यानी कि क्या थी? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश था, तभी ये यहाँ क्या चुनाव जीतकर आ चुके थे। यशवंत सिंह परमार कौन थे? यशवंत सिंह परमार थे, इनका पूरा नाम यशवंत सिंह। ये क्या कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। किसके थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के थे। आपको
ये अच्छे से याद हो गया। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री, यानी कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना है? तो सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाला जो इंसान था वो कौन था? जो 5 बार बने थे। कितनी बार बने थे? 5 बार। कितनी बार बने थे? वो बने थे 5 बार बने थे। वो कौन थे? वीरभद्र सिंह। कौन था? वीरभद्र सिंह, जिनका लास्ट कार्यकाल था 2012 से लेके 2017 तक। इनका क्या था? लास्ट कार्यकाल था। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले कितनी बार बने थे? 5 बार बने थे। और कौन थे? वो थे वीरभद्र सिंह, 2012 से लेके 2017 तक। और 2017 से अब 5 साल के आगे लिए कौन बना है? जयराम ठाकुर बने हैं। अब देखो, ये तो होगी इसकी बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी में हम अब आपको बताने वाला हूं यहाँ का राज्य पुष्प कौन सा है, राज्य पशु कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है, इसकी मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। देखना, ज्यादा समय नहीं लूंगा और आपको जल्दी से ये पूरा कराने की कोशिश करूंगा। देखो, यहाँ की बात करते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ का, इसका क्षेत्रफल कितना है? क्या इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 55,673 किलोमीटर। क्या है इसका क्षेत्रफल है। बात कर ले एक इंपॉर्टेंट यानी कि पर्सनैलिटी की, तो जो भारत की पहली महिला, भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी। मुख्य न्यायाधीश वो कौन थी? लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। और वो कहाँ बनी थी? तो वो हिमाचल प्रदेश में बनी थी। भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश वो कौन थी? लीला सेठ थी। वो भी कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश की थी। इसी के साथ जो उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश थी, पहली महिला न्यायाधीश, वो कौन थी? इसी के साथ याद रखना, वो कौन थी? अन्ना चांडी थी। कौन थी? अन्ना चांडी थी। अब बात कर लेते हैं, साथ इतना पढ़ ही लिया तो क्या हाई कोर्ट की ओर बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताना। मैं पहले बता देता हूँ, मुख्य न्यायाधीश कोई अभी तक बनी नहीं हाई कोर्ट की, न्यायाधीश जरूर बनी है। वो कौन है? फातिमा बीवी। कौन बनी है? कौन बनी थी? फातिमा बीवी बनी थी। अब बात कर ले इसके राज्य पशु की। राज्य पशु कौन सा है? तो इसका राज्य पशु है हिम तेंदुआ। कौन सा है? राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु है यहाँ का हिम तेंदुआ। अब बात कर ले राजकीय पुष्प की। राज्य पुष्प की किसकी बात कर लेते हैं? राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो वो कौन सा है? गुलाबी बुरांश। कौन सा है? गुलाबी बुरांश। राजकीय पुष्प कौन सा है? तो वो है राजकीय पुष्प है गुलाबी बुरांश। अब बात करते हैं पक्षी की। राज्य पक्षी, इसका जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है? तो वह पश्चिमी कौन सा? पश्चिमी पश्चिमी त्रिगोपन यहाँ का क्या है? राज्य पक्षी है। राज्य पशु कौन सा हो गया? हिम तेंदुआ हो गया। हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट अभी हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है, इसकी संख्या को लेकर चला हुआ है। राज्य पुष्प कौन सा है? गुलाबी बुरांश। पहले इसका जो राज्य पुष्प था वो सिर्फ बुरांश ही था, अब गुलाबी बुरांश है। राज्य पक्षी कौन सा? पश्चिमी त्रिगोपन यहाँ का क्या है? राज्य पक्षी है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो, अब बात करते हैं इसकी जो सामान्य जानकारी थी वो सामान्य जानकारी आपको दे दी गई। अब बात करते हैं इसके इतिहास की, यानी कि कैसे बना हिमाचल प्रदेश राज्य, किस प्रकार से बना। 26 जनवरी 1971 को भारत तो आजाद 1947 में ही हो गया था। क्या उसके बाद क्या क्या हुआ, किस प्रकार से ये राज्य बना या कौन सा राज्य बना भारत का ये, तो बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के
इतिहास की, किसकी? इतिहास की। इतिहास की बात करते हैं तो इसका इतिहास माना जाता है कि इसका इतिहास यानी कि मानव जन्म से ही इसका इतिहास माना जाता है। इसके अवशेष यहाँ के क्या, यहाँ की खुदाई में प्राप्त हुए हैं। वैसे माने तो इसकी बेसिक बातें 19वीं शताब्दी की बात करें, 19वीं शताब्दी में पंजाब प्रांत, किसकी? पंजाब प्रांत, किसकी? 19वीं शताब्दी में पंजाब प्रांत के राजा रणजीत, पंजाब प्रांत के राजा रणजीत सिंह ने कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी कि हिमाचल प्रदेश में पर 19वीं शताब्दी में पंजाब प्रांत के राजा रणजीत सिंह ने कुछ हिस्सों पर क्या कर लिया था? कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद क्या आते हैं? इसके बाद रणजीत सिंह ने तो क्या कर लिया था? इस पर कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। आपको पता है कि भारत में अंग्रेज भी आए थे। अंग्रेजों ने क्या किया? धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते जा रहे थे। उसी पहल में अंग्रेजों ने क्या किया? गोरखाओं को हराकर इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किसमें मिला लिया था? अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बाद में बात आती है आजादी के बाद क्या हुआ? किसके बाद? आजादी के बाद क्या हुआ? तो आजादी के बाद बात करते हैं 1948 की। किसकी बात करते हैं? 1948 की। 1947 में भारत क्या हो गया था? आजाद हो गया था। 1948 में इस राज्य में चीफ क्या बनाया गया था? इस राज्य में चीफ कमिश्नर बनाया गया। क्या बनाया गया? चीफ कमिश्नर बनाया गया। यहाँ लगभग इस राज्य में लगभग 30 रियासतें थी। 30 रियासतों के राजाओं को एक जगह करके क्या बनाया था? 1948 में क्या बनाया गया? इस राज्य का एक क्या बनाया गया था? चीफ कमिश्नर बनाया गया। दूसरी बात करते हैं लगभग 1952 में। 1952 में यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना की, यानी कि विधानसभा की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? 1952 के अंदर किसकी स्थापना? लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की यहाँ स्थापना हो गई थी। बात करें लगभग 26 जनवरी 1950, जब हम क्या मना रहे थे? गणतंत्र दिवस मना रहे थे 26 जनवरी 1950 को। तो राज्यों को क्या यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी यानी कि भाग क, भाग ब यानी कि ख, ग इनमें विभाजित किया जाता था। तो इसे किसमें? पार्ट सी में रखा गया था। पार्ट सी का राज्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था? पार्ट सी का राज्य बनाया गया था। बात करते हैं 1 नवंबर 1956 की। किसकी? 1 नवंबर 1900 किसकी बात करते हैं? 1 नवंबर 1956 की। किसकी? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ था? इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। यानी हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया गया था? यहाँ का क्या हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। बाद में आता है 1971 में क्या आता है? राज्य एक्ट आता है। क्या आता है? राज्य एक्ट आता है। क्या आता है? 1971 में राज्य एक्ट आता है। इसके तहत 26 जनवरी कब? 26 जनवरी 1971 को क्या हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया गया। राज्य का क्या दे दिया गया? दर्जा दे दिया गया। और ये भारत का कौन सा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो इसे क्या दे दिया गया? इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। का दर्जा दे दिया गया। यह भारत का 18वां राज्य बना था। कौन सा? 18वां राज्य बना था। इस प्रकार से क्या हुआ? ये राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य बना। यानी कि पहले क्या हुआ? पहले पंजाब के राजा रणजीत सिंह का इस पर क्या था? अधिकार था।
राजा रणजीत सिंह का क्या था, अधिकार था, यानी कि कुछ प्रांतों पर इसने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था पंजाब के राजा ने। और बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते जा रहे थे, उसी प्रकार गोरखाओं को हराकर इस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और बाद में हम 1947 में अंग्रेजों से जब आजाद होते हैं, तो उसके बाद 1948 में इस राज्य का चीफ कमिश्नर बनाएगा। लगभग यहाँ कितनी थी, लगभग 30 रियासतों को मिलाकर, यानी कि 30 रियासतें थी इसके आसपास, उनको मिलाकर के क्या बनाएगा, यहाँ एक चीफ कमिश्नर की स्थापना हुई, बनाया गया। और फिर 1952 में विधानसभा, यहाँ विधानसभा बनी। और 26 जनवरी 1950 को जब राज्यों को पार्ट ए पार्ट बी इसमें विभाजित करे तो इसे पार्ट सी का राज्य बनाया गया। 1956 के अंदर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1971 में राज्य एक्ट आया, जिसके तहत 26 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश एक को राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये भारत का 18वां राज्य बन गया था। ये था इसका इतिहास, यानी कि इसकी हिस्ट्री थी। अब बात करते हैं भूगोल की, यानी कि भौगोलिक बात करते हैं, इसकी सीमा किस किस से लगती है, क्या नेशनल सीमा लगती है, क्या इंटरनेशनल सीमा लगती है, इसकी बात भी करते हैं। दलाई लामा, यानी कि जो तिब्बत के जो धर्मगुरु होते हैं दलाई लामा, उनको भी यही शरण दी गई थी धर्मशाला के अंदर। कहाँ दी गई थी, धर्मशाला के अंदर, उनको भी यही शरण दी गई थी। अब बात करते हैं किसकी, भूगोल की। किसकी बात करते हैं, भूगोल की, यानी कि इसका भूगोल कैसा है। मैं मानचित्र बनाता हूं एक, देखो इस प्रकार से, जैसे कि ये क्या है, ये हिमाचल प्रदेश है, क्या है, ये हिमाचल प्रदेश है। तो लगभग इधर कौन सा राज्य है, ये तो है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के इधर है पंजाब, कौन सा है, पंजाब है, कौन सा है, पंजाब है इधर। और पंजाब के नीचे यहाँ थोड़ी सीमा लगती है इसकी हरियाणा की, किसकी लगती है, हरियाणा की लगती है, हरियाणा की लगती है। और थोड़ी सीमा किसकी लगती है, यूपी की भी लगती है, यानी कि उत्तर प्रदेश की लगती है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ऊपर यहाँ कौन सा राज्य है, तो यहाँ सीमा लगती है किसकी, उत्तराखंड की, उत्तराखंड की भी सीमा लगती है। और इधर है जम्मू कश्मीर और यहाँ है तिब्बत, यहीं से कौन, दलाई लामा शरण लेने हिमाचल प्रदेश के कहाँ आए थे, यहाँ हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में उनको क्या दी गई थी, शरण दी गई थी, तिब्बत से आए थे वो धर्म गुरु। तो ये देखो, अब बात करते हैं इसके भूगोल की। भूगोल आपको अच्छे से समझ में आएगा किस किस राज्य की सीमा लगती है और किसकी इंटरनेशनल सीमा लगती है। तो बात कर लेते हैं, ये तो होगी सीमा की बात। अब बात करते हैं, सर्वप्रथम बात कर लेते हैं इसमें राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, वैसे तो इसमें इंपोर्टेंट 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन मैं आपको 3 या 4 जितने भी है वो लिखवाने वाला हूं। पहले बात करते हैं, तो पहला है क्या है, ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसको 2014 में, कहा कब, 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल भी किया गया था। किसको, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल कर दिया गया था। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसे याद रखना। दूसरा आपको मैं बताता हूं, एक है पिन वैली नेशनल पार्क। इसे हिम तेंदुए का घर भी कहते हैं, इसे हिम तेंदुए का घर भी कहते हैं, यानी कि यहाँ हिम तेंदुए बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, एक तो है पिन वैली, एक है साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली केरल में है और पिन वैली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, एक तो ग्रेट हिमालयन और एक पिन वैली नेशनल पार्क। आगे बात कर लेते हैं, तीसरा बात करते तो एक है सिंबल, कौन सा है, सिंबल 12 नेशनल पार्क, 12 नेशनल पार्क। ये जानकारी के लिए याद रख लेना, सिंबल 12 नेशनल पार्क भी यही है। चौथा बात करें तो एक है खीर गंगा नेशनल पार्क, एक है खीर गंगा नेशनल पार्क। चौथा, पांचवा है इंद्रेरा किला नेशनल पार्क, इंद्रेरा किला नेशनल पार्क, यानी कि 5 नेशनल पार्क हो गए। आपको याद 2 ही रखने, एक तो ग्रेट हिमालयन, एक पिन वैली। ये तो जानकारी के लिए है, तो ये 2 याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बहुत बार पूछ भी जाते हैं। तो ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी नदियां बहती हैं, कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रोलिक प्रोजेक्ट हैं, उसकी बात करते हैं। इसमें प्रमुखतः 5 नदियां बहती हैं। हिमाचल प्रदेश में कितनी प्रमुखतः 5 नदियां बहती हैं। कितनी? 5 नदियां बहती हैं। 5 नदियां, जिसमें से 4 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कितनी नदियां बहती हैं? नदियों की बात कर लेते हैं। नदियां बहती हैं, 5 प्रमुख नदियां हैं, जिसमें से 4 नदियों का उल्लेख, 4 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। ये भी बताऊंगा कि किस नाम से मिलता है, ऋग्वेद में भी किस नाम से मिलता है। तो पहले बात कर लेते हैं कौन सी नदी? रावी नदी। रावी नदी किसकी बात कर लेते हैं? रावी नदी। इसका नाम जो ऋग्वेद में मिलता है वो इरावती नदी के नाम से मिलता है। इरावती नदी किस नाम से मिलता है? तो मिलता है इरावती नदी के नाम से मिलता है, या फिर इसे परोशनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी? परोशनी नदी। कौन सी? परोशनी नदी। या तो इरावती नदी या फिर एक नाम और मिलता है, वो कौन सा है? परोशनी नदी के नाम से मिलता है। इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला और कांगड़ा जिले के रोहतांग। कांगड़ा जिले में क्या है? रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रे से इसका क्या मिलता है? इसका क्या है? उद्गम है। कहाँ होता है इसका उद्गम? कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से। और इसका जो मतलब ये कहाँ बहती है, तो सर्वप्रथम ये बहती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से फिर जाती है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से जाते हैं फिर ये पंजाब, और पंजाब के बाद जाती है ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान में किस नदी से मिल जाती है? तो ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। जो रावी नदी है वो हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर से पंजाब से पाकिस्तान, और पाकिस्तान में किसमें? चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये रावी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अब बात कर लेते हैं किस नदी की बात करेंगे, तो अब है व्यास नदी। दूसरी नदी आती है व्यास नदी। कौन सी नदी? वो है व्यास नदी। इसका नाम मिलता है विपाशा नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? इस नदी का नाम मिलता है विपाशा। और इसका उद्गम स्थल है वो कहां है? तो वो है कुल्लूल में मिलता है। कुल्लूल हिमाचल प्रदेश में एक क्या है? प्रसिद्ध जगह है, जिससे इसका उद्गम मिलता है। कुल्लूल के यहाँ एक क्या है? व्यास कुंड है, और इसी कुंड के नाम पर इस नदी का नाम क्या पड़ गया था? व्यास नदी। यानी कि ये कहाँ है? कुल्लूल में एक क्या है? व्यास कुंड है। व्यास कुंड से क्या एक नदी निकलती है, जिसका नाम क्या है? व्यास नदी है। और इसका ऋग्वेद में नाम क्या मिलता है? विपाशा नाम मिलता। क्या मिलता है? विपाशा। और ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और इसके ऊपर एक बांध बना है, जो कौन सा है? वो है पोंगल बांध। पोंग बांध है। कौन सा? सॉरी, पोंग बांध है। पोंग बांध और बागड़ा नागल बांध, ये प्रोजेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख हाइड्रो इलेक्ट्रोलिक प्रोजेक्ट है। कौन से? एक तो पोंगल बांध और एक बागड़ा नागल सतलज नदी पर है। तो उसके बारे में बात करते हैं। ये 2 नदियां हो गई। यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको MNV स्टडी चैनल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ पक्की यानी कि 100% मिल जाएगी आज या कल में। अब बात करते हैं जो आगे नदी है वो है चिनाब नदी। तीसरी नदी है वो कौन सी है? चिनाब नदी। तीसरी नदी कौन सी है? वो है चिनाब। इसका वैदिक सभ्यता में नाम देखो, इसका उल्लेख वैदिक सभ्यता में मिलता है, और महाभारत में भी इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है चिनाब नदी का। तो इसका वैदिक सभ्यता में इसका नाम मिलता है। क्या मिलता है? अश्विनी नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? वैदिक सभ्यता में चिनाब नदी का नाम क्या मिलता है? अश्विनी नाम मिलता है। और महाभारत में इसका नाम क्या मिलता है? महाभारत में इसका नाम मिलता है चंद्रभागा नाम मिलता है। किसका? इसका चिनाब नदी का क्या नाम मिलता है?
तो चिनाब नदी का नाम मिलता है चंद्रभागा। और इसका जो चिनाब नदी है वो कहाँ कहाँ किससे निकल, इसका उद्गम कहाँ है, तो इसका उद्गम चंद्रा व भागा, हिमाचल प्रदेश में दो नदियां हैं चंद्रा व भागा, जहां दोनों नदियां मिलती हैं वहां से इस चिनाब नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और चिनाब नदी मैंने अभी बताया था, व्यास नदी चिनाब नदी में पाकिस्तान में जाकर मिलती है। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो दो नदियां और है, फिर क्लास को हम समाप्त करेंगे और अगली क्लास होगी ना अपनी सेकंड क्लास, उसमें हम पढ़ेंगे इसकी कला संस्कृति और पर्यटन और फिर इसका करंट। तो अब देखिए आगे बात करते हैं। अगली नदी है अपनी सतलज, चौथी है सतलज नदी। इसके ऊपर ही है कौन सी, भाखड़ा नांगल परियोजना भी इसी पर है, जो एक क्या है कंक्रीट डैम है। भाखड़ा नांगल क्या है, भाखड़ा नांगल परियोजना ये भी कहाँ है, ये भी सतलज नदी पर ही है। और अब बात करते हैं इसके उद्गम की, तो इसका उद्गम माना जाता है मानसरोवर से। किस पे से, मानसरोवर। कहां से माना जाता है, सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर के राक्षस, कहा एक है कौन सा, राक्षस ताल है, इससे क्या है इसका उद्गम माना जाता है। किसका, सतलज नदी का। एक नदी और है जो पांचवी लास्ट नदी है, उसका क्या नाम है, कालिंदी नदी। कालिंदी नदी का उद्गम माना जाता है यमुनोत्री से। किसे माना जाता है, यमुनोत्री से इसका क्या माना जाता है, उद्गम माना जाता है। ये क्या थी, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां थी। और मैंने शायद ही इस नदियों के बारे में भी कुछ बातें छोड़ी होगी, इसका उद्गम और इस पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो भी बता दी थी। अब बात कर लेते हैं जो 5 प्रमुख नदी घाटी परियोजना है वो भी, किसकी, 5 जो प्रमुख घाटी नदी 5 प्रमुख नदी घाटी परियोजना है वो देख लो। एक तो है पोंग परियोजना, कौन सी, पोंग परियोजना। दूसरी भाखड़ा नांगल परियोजना। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्या पूछी जाती हैं, कौन सी, ये भाखड़ा नांगल और एक पोंग परियोजना। एक है चमेरा परियोजना। कौन सी है, एक है चमेरा परियोजना। आप देखो ये तो होगी परियोजना, ये क्या थी इसकी प्रमुख, क्या होगी, ये होगी परियोजना। अब इसकी जो कला संस्कृति है, इसकी कला संस्कृति है और जो पर्यटन है, और एक और चीज क्या बच गई, इसका करंट वो भी, और यहाँ के जो मंदिर हैं उनके बारे में भी मैं आपको कल अगली नेक्स्ट क्लास में, और जो 1-2 परियोजना शायद और बच गई है नदी घाटी परियोजना, वो भी आपको मैं आगे नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।